जन विश्वास 2.0 यहाँ पे सेंटर ने एक बिल लाया जिसमें लिखा हुआ है कि बहुत सारे क्राइम्स ऐसे हैं जो फालतू के हमने अपने लॉज के अंदर ऐड करे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट सा बता देती हूँ। तो ये जो जन विश्वास 2.0 है ये अभी के लिए बिल है। बिल का मतलब वही है यहाँ पे कि ड्राफ्टिंग हुई, इसकी लिखा गया एक पर्चे के ऊपर कि क्या क्या इसके प्रोविजंस होंगे, नंबर 1 स्टेप। फिर इसको पार्लियामेंट में पेश करा गया। जैसे ही ये पार्लियामेंट में आता है इसको बोलेंगे आप बिल। अब डिपेंड करता है किस तरह का बिल है, वो आप पॉलिटी में पढ़ते हो, फाइनेंस बिल, मनी बिल, किसी और लॉ से ओरिएंटेड बिल है, अमेंडमेंट करनी है, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। तो इस पार्लियामेंट के अंदर अब ये पास होना चाहिए। जैसे ये पास होता है तो एक अमेंडमेंट हुई थी जिसमें बोल दिया था कि प्रेसिडेंशियल एसेंट अगर लगेगा तो उसके बाद ये डायरेक्टली क्या बन जाएगा, एक्ट। अब एक्ट जब ये बनेगा तो इसको आप इंप्लीमेंट करना शुरू करोगे। इसके जो रूल्स है, गाइडलाइंस है, वो आम जनता के ऊपर और अलॉन्ग विद दिस गवर्नमेंट के ऊपर इंप्लीमेंट हो जाएंगी। अभी के लिए ये इस बिल वाले प्रोसेस पे ही अड़ चुका है, यानी कि पास नहीं हुआ। किसको दे दिया गया है? तो आंसर इज सेलेक्ट कमेटी। अभी तक आप काफी कमेटीज भी पढ़ चुके हो जिनकी पॉलिटी हो रखी है, उन्होंने बहुत डेप्थ में भी ये कमेटीज पढ़ी होंगी। जैसे स्टैंडिंग कमेटी होती है, एड हॉक कमेटी होती है। इसका नेचर भी एड हॉक कमेटी वाला ही है, यानी कि टेम्परेरी नेचर की है। जब भी ये शब्द बायो में देख लेना, केमिस्ट्री में देख लेना, एड हॉक का मतलब होता ही है कि टेम्परेरी नेचर का था। इवन आपके जो रिसर्च पेपर होते हैं वहां पे भी ये टर्म्स यूज करी जाती हैं। बीच में आपने कोई साइंटिफिक पेपर लिखना शुरू करा, आपको बीच में थोड़ी सी हेल्प देने के लिए कोई आ जाता है तो ब्रैकेट में लिखा होता है एड हॉक। एड हॉक का मतलब ही क्या है? टेम्परेरी नेचर। तो ये जो सेलेक्ट कमेटी है ये भी कैसे नेचर की है? सेलेक्ट एड हॉक नेचर की, यानी कि टेम्परेरी नेचर की। अब जैसे आपने पब्लिक अकाउंट कमेटी पढ़ी थी एक दिन, याद है आपको? हाँ, तो टोटल मेंबर कितने देखे थे उसमें? 22, जिसमें से हाँ, और बाकी के साथ राज्यसभा के थे। दोनों का कॉम्पोजिशन देखा था। सेलेक्ट कमेटी में ऐसे नहीं किया जाता। एक हाउस को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है कि आप इसमें मेंबर्स बिठाइए, इसके ऊपर स्क्रूटनी करवाइए। वो लोकसभा भी हो सकती है, राज्यसभा भी हो सकती है। उसके बाद ये स्क्रूटनाइज उसको करेंगे, देखेंगे कि क्या दिक्कतें आई जिस वजह से ये बिल एक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाया। और सिलेक्ट कमेटी के पास एक और अथॉरिटी होती है कि अगर आपको लगता है एक और सब कमेटी बनाने की जरूरत है, आप वो भी बना सकते हो। मतलब कमेटी के अंडर और कमेटी बना दी, ठीक है। तो स्टैंडिंग कमेटी तो परमानेंट तो नहीं, जिनका टेन्योर फिक्स होता है। जैसे 1 साल का आपने देखा था पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए, तो उस 1 साल के दायरे में वो काम करते हैं। तो टाइम आपने बता दिया 1 साल। यहाँ पे टाइमिंग नहीं होती, आपको इस बिल की स्क्रूटनी करनी है प्रॉपर तरीके से। जब आपका काम फिनिश हो जाएगा, वो 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने हो सकते हैं, उसके बाद ये कमेटी बंद, ठीक है। तो ये वाला आ जाएगा जन विश्वास 2.0 का। अभी के लिए ये कहाँ पे है? तो आंसर इज सेलेक्ट कमेटी। अब बोला गया कि हमारी इंडिया में बहुत सारे कानून हैं। हुआ क्या था, हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स रूल करके गए, तो हमारा जो पास्ट है वो कैसे जाना जाता है? कॉलोनियल पास्ट से। फिर उसको, उस धब्बे को हटाने के लिए हमने क्या किया? जैसे इंडियन पिनल कोड हुआ करता था, उसका बना दिया भारतीय न्याय संहिता। ये हुआ सारा 2023 में। नाम बदले दिया, मतलब इंडियन पिनल कोड ये ब्रिटिशर्स के टाइम में बोल रहे थे, 1860 से जो टाइम चलता आ रहा था। 23 में हमने इसको भारतीय न्याय संहिता बना दिया। वैसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो आपका सीआरपीसी है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, तो 2023 में इसका भी नाम हमने बदला। वैसे आपका एक और एक्ट होता है इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य संहिता। तो इसमें एविडेंसेस बताए जाते हैं कि कोर्ट के अंदर कौन से एविडेंसेस एडमिसिबल होंगे। फॉर एग्जांपल आपके हाथ पे देखो फिंगरप्रिंट्स बने हुए हैं, लाइंस बनी होती हैं सभी को। तो ये लाइंस कितनी एडमिसिबल होंगी कोर्ट में? अगर फिंगरप्रिंट मिलता है किसी क्राइम सीन के ऊपर तो कितनी लाइंस को माना जाएगा? अगर ये मैच कर जाते हैं तो 8 से 12 मान लेते हैं कि अगर इतने भी मैच कर गए तो वो कन्विक्ट की श्रेणी में काउंट कर लिया जाता है। तो यहाँ भी हमने क्या किया? नाम बदले। ये तो हुआ कॉलोनियल पास्ट को रिमूव करना, कि अब हम क्या है, सॉवरेन नेशन है 1947 के बाद। तो हमने एक स्टेप फॉरवर्ड लिया कि हमें अपना कॉलोनियल पास्ट नहीं रखना है। अब देखो, जो ब्रिटिशर्स की अप्रोच थी वो कैसी थी? इंडियंस को दबाने की थी। वो थोड़ी ऐसे थे कि लॉ एंड ऑर्डर लेके आए थे कि ये बहुत अच्छे से सिविलाइज बन जाएंगे, जो कि बोलते हैं व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी। हमारे ऊपर बोझा है कि हमको सब, हमने सभी को क्या सिखाना है, सिविलाइज कैसे रहते हैं। वो उनको लगता था। खैर, हम तो पुरानी सभ्यता है, उनसे भी पुरानी है। अब ब्रिटिशर्स की जो लॉ मेकिंग प्रोसेस हुआ करती थी ना, वो इंडियंस को दबाने की हुआ करती थी। तो छोटे छोटे क्राइम, जिनको माइनर क्राइम्स भी हम बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल सड़क में एक गाय जा रही थी, ठीक है, वो नई नई उसने बेबी को डिलीवर करा था, तो अभी उसके अंदर दूध प्रॉपर अवेलेबल होगा, तो किसी ने अगर मिल्किंग कर ली उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया जाएगा, नंबर 1। किसी ने पेट डॉग रखा है,
अब पेट डॉग रख लिया, कहीं बहुत ज्यादा एग्रेसिव डॉग्स होते हैं तो उनको एक्सरसाइज प्रॉपर करवानी होती है, एक्सरसाइज नहीं करवाई उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया, या फिर एक्सरसाइज करवाई ऐसी जगह पे करवा दी जहां पे लोग घूम रहे थे। एक बार आया था एक कपल ऐसे दिल्ली में, सुना होगा आपने, आईएएस कपल था, मतलब हस्बैंड वाइफ थे, दोनों दोनों आईएएस ऑफिसर थे। अब दिल्ली का जो प्लेग्राउंड था वो बहुत बड़े साइज का है, जहां पे नेशनल लेवल प्लेयर आया करते थे तो वो खेलने के लिए 7 बजे उनकी वॉक का टाइम हो जाता था, उनके डॉगी का भी और उनका भी, तो उन्होंने क्या किया, उनको बाहर निकाल दिया प्लेयर्स को, तुम जाओ यहाँ से, यहाँ पे हमारी डॉग की वॉक होगी। फिर उसके बाद उनकी ट्रांसफर वगैरह करी, बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हुई थी, उन्होंने भेज दिया उनको मेघालय। मेघालय वाले जाके, तुम क्या सोचते हो हमारा एरिया इतना बेकार है कि तुम पनिशमेंट की फॉर्म में इनका यहाँ पे ट्रांसफर करवा रहे हो। फिर बड़ी ज्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हुई थी, फिर वहां पे अमित शाह का इंपॉर्टेंट रोल प्ले हुआ था। एनीवेज, मतलब ये तो पॉलिटिसाइज होगी चीजें, पर यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, इन छोटे छोटे क्राइम्स के ऊपर भी बड़ी बड़ी पनिशमेंट्स ऐड कर दी गई हैं। तो इस जन विश्वास 2.0 का मेन रोल क्या रहेगा, प्रोपोर्शनैलिटी पे, कि अगर माइनर क्राइम है पनिशमेंट यहां पे भी होगी, पर क्राइम के हिसाब से होगी। ऐसे नहीं कि बड़े बड़े क्राइम आपने इग्नोर कर दिए, छोटे क्राइम्स के ऊपर आप बड़ी बड़ी पनिशमेंट्स दे रहे हो। और जो बड़े क्राइम्स होंगे जिनको आप कॉग्निजेबल भी बोलते हो या फिर हीनियस क्राइम भी बोलते हो, उनके ऊपर जो पनिशमेंट रहेगी वो भी ज्यादा रहेगी। तो यहाँ पे जो माइनर क्राइम्स के ऊपर इतनी ज्यादा पनिशमेंट दे रखी है उसको रिड्यूस करा जाएगा। रिड्यूस करने से भी पहले एक जो प्रोविजन ऐड करा गया है वो है इम्प्रूवमेंट का। पता नहीं कितनी इंप्रूवमेंट हम करेंगे, वैसे भी बोलते हैं कि जो हमारी जेल होती है ना वो पनिशमेंट हाउस नहीं है, वो इम्प्रूवमेंट हाउस ही है, कि इंसान को एक मौका दिया जाता है कि आप अपने बर्ताव को बदले। जैसे रेप के केस में क्वेश्चन मार्क उठाते हैं कि जब ये इतना हीनियस क्राइम कर सकते हैं तो इनको पनिशमेंट क्यों नहीं दी जा सकती, सीधा फांसी पे लटकाओ, तुम्हारे पास पूरे एविडेंसेस है, कल को कोई और नहीं ऐसी गलती करने की ट्राई करेगा। तो उधर के एंड से क्या स्टेटमेंट्स आती हैं कि हमारा यहाँ पे इंप्रूवमेंट पे फोकस करा जाता है, हम नहीं ये चीज कर सकते। एनीवेज, तो जन विश्वास के अंदर लग गया आपको कॉन्टेक्स्ट पता कि क्या चीजें ये करेंगे। तो जितने भी सेंट्रल लॉज हैं जहां पे माइनर इन्फेक्शन के ऊपर भी बहुत बड़ी पनिशमेंट दी जाती है उसको रिड्यूस करा जाएगा। मतलब जो यहाँ पे की वर्ड निकल के आएगा वो है डी क्रिमिनलाइजेशन। ठीक है, सारे नहीं, और जो तो बिल्कुल ही बेतुके हैं, मतलब जो बड़े केसेस से हमारी नजर हटाते हैं वो रिमूव करने की बात करी है, और जो माइनर हैं उनको उसी हिसाब से पनिशमेंट दी जाएगी। तो ये आपका जन विश्वास 2.0 के अंदर आपको प्रोविजंस मिलेंगे। हाँ, सेक्शन भी चेंज हुए हैं जितने भी आपके, किसी ने पूछा है, भारतीय न्याय संहिता आपका आईपीसी है जिसमें ऑफेंसेस की लिस्ट होती है, रेप क्या है, मर्डर क्या है, उनको डिफाइन करा जाता है। सीआरपीसी यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, तो उसके अंदर आप, जिसको आप बोला जाता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसके अंदर सारा प्रोसीजर डिफाइंड है। वो जो ऑफेंस लिखा था ना भारतीय न्याय संहिता में, यहाँ पे लिख दिया कैसे आप डिफाइन करोगे। अब उसके बेसिस पे प्रोसीजर क्या चलेगा, जैसे आप आर्टिकल नंबर 22 में क्या बोलते हो कि विद इन 24 आवर्स जो भी आपने पकड़ा हुआ है उसको मैजिस्ट्रेट के सामने लेके आना होता है। तो वो सारा प्रोसीजर कहाँ पे मिलेगा आपको, बीएनएसएस के अंदर। और जो आप बोल रहे हो इंडियन एविडेंस एक्ट जो पहले हुआ करता था, इसमें साक्ष्य वर्ड आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है जो एविडेंसेस एडमिसिबल होंगे कोर्ट के अंदर, आप क्या प्रूफ लेके आ सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए जैसे सेक्शन 45 हुआ करता था इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, अभी सेक्शन पता नहीं कौन सा है, पर पहले वाला मुझे याद है वो 45 था, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ऊपर बात करी जाती थी कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यहाँ पे एडमिसिबल है, कौन सा नहीं है। तो इसके अंदर एविडेंसेस की लिस्ट है। आपने जो पूछा कि क्या सेक्शन चेंज हुए हैं, तो आंसर इज यस, बहुत सारी डेफिनेशन में भी कुछ कुछ चेंजेस करे हैं। अगेन बहुत सारी क्रिटिसिज्म भी इनको देखने को मिला कि उतने ज्यादा चेंजेस तो आपने करे नहीं, जस्ट लॉ वाले स्टूडेंट्स के ऊपर बर्डन डाल दिए कि नए सेक्शन याद करने पड़ेंगे और जो डेफिनेशन में एबीसीडी वर्ड चेंज करा है उनको लर्न करना पड़ेगा। तो मतलब बर्डन अगेन उनके ऊपर आएगा जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलो जी, अब इसको रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो सेंटर का बिल है इसके अंदर 355 प्रोविजंस ऐसे रहेंगे जो 16 लॉज के अंदर है। समझ गए ना, टोटल लॉज कितने हैं, 16 है यहाँ पे, जिनके अंदर 355 प्रोविजन है। हेडिंग बनेंगी आपकी टोटल 16, उनके फिर फर्दर की प्रोविजंस आएंगे जो कि टोटल 355 के आसपास है। तो इनके अंदर अब रिमूव करा जाएगा। इस बिल का मेन मोटिव क्या है, इसका बस यही मोटिव है कि जो माइनर इन्फेक्शंस हैं, जो छोटे मोटे क्राइम्स हैं, उनको प्रोपोर्शनैलिटी पे लेके आना, जिस क्राइम की जितनी सजा होनी चाहिए उस पे फोकस करना, प्लस इंसान को एक चांस देना है, इंप्रूवमेंट पे फोकस किया जाएगा, और जो मेजर क्राइम जो कहीं ना कहीं नजर से हट जाते हैं उनके ऊपर हाईलाइट करना। दैट इज द मेन मोटो ऑफ दिस जन विश्वास 2.0।
तो देख लीजिए अब यहाँ पे क्या लिखा है कि माइनर जो लीगल वायलेशंस होंगी उनको डीक्रिमिनलाइज करना और रेगुलेटरी ओवररीच को रिड्यूस करना। अब यहाँ पे आ गया रेगुलेटरी ओवररीच, मतलब जो बिजनेस रिलेटेड आपके लॉज मिलेंगे आपको इन 16 लॉज के अंदर, उन पे भी फोकस करा गया है। कई बार क्या होता है किसी को अपना स्टार्टअप भी अगर शुरू करना है, बिजनेस भी शुरू करना है, तो उसके लिए एक तो डॉक्यूमेंटेशन का बहुत ज्यादा काम पड़ जाता है, और ऊपर से आप बोलते हो कि अपने को टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर इमर्ज करवाना है, क्वार्टनरी और क्वीनरी तो आगे चल के है, जिसमें तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन भी आ जाती है, तो हम इन्हीं सेक्टर्स के ऊपर फोकस करेंगे। पर आपने डॉक्यूमेंटेशन का इतना ज्यादा काम ऐड कर रखा है, फिर लगते हैं साइड से पैसे खिला के काम करवाने, फिर उसके लिए पनिशमेंट दे दी जाती है, उनका बिजनेस तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। तो इस बार मेन फोकस बिजनेस के ऊपर भी कर रहे हैं कि जितने भी हमारे एंटरप्रेन्योर हैं उनको एक स्मूथ तरीके से ये जो डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस है वो मिले, और जो माइनर इन्फेक्शन है उनको रिमूव करने का यहाँ पे प्रोविजन बोला है। तो इंटेंशन आई थिंक क्लियर है आपको। अब जन विश्वास मेन फोकस यहाँ पे डीक्रिमिनलाइजेशन के ऊपर है। जैसे आप वर्ड पढ़ते हो डिसेंट्रलाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन कर दी ना, सेंटर स्टेट देन लोकल बॉडीज, सारी थोड़ी कर दी पावर एक दूसरे की तरफ। जैसे इंडिया के अंदर देखोगे तो कोजाए फेडरल आप सिस्टम पढ़ते हो बार बार, मतलब मेन से किसकी रहती है, सेंटर की होती है, देन स्टेट को भी पावर दी गई है, देन लोकल बॉडीज को भी पावर दी है। तो डीक्रिमिनलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि सारी पनिशमेंट रिमूव कर दी, पर रिड्यूस कर दी जाएगी। बिजनेस ओवररीच, यहाँ पे अब बिजनेस को जो भी स्टार्टअप शुरू होएगा, मैंने बोला कि सिग्नेचर का काम बहुत ज्यादा रहता है, डॉक्यूमेंटेशन का काम ज्यादा रहता है। कोई ना कोई बॉडी तो बैठी होती है ना ऊपर, कई बार आपने सुना होगा कि डॉक्यूमेंट टेबल के ऊपर ही रह गए थे, मतलब कोई ना कोई बॉडी तो उनको चेक कर रही है। तो जब बॉडी चेक कर रही है, वो जो डिस्क्रिपेंसीज आ रही है डॉक्यूमेंट्स की वजह से, काम आगे आगे एक्सटेंड हो रहे हैं, उसको रिड्यूस करवाना है। ये एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे होगा ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव हो सके। ठीक है, तो ये आउटपुट रहेगी। मेन फोकस कहां पे करा जाएगा, जो रेगुलेटरी बॉडीज रहेंगी। देन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आगे आगे टर्म उसको प्रमोट किया जाएगा। चलिए जी, अब 16 सेंट्रल लॉज आपको मिलेंगे जो कि 10 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट के अंडर आएंगे। ये नहीं अभी बताया गया है कि ये जो 355 प्रोविजंस हैं ये कौन कौन से हैं, बस एक आइडिया सा दे दिए कि कुछ मिनिस्ट्रीज आगे लिखी हुई हैं। जैसे यहाँ पे आरबीआई एक्ट 1934 में भी चेंजेस बोले हैं, मोटर व्हीकल एक्ट है उसके अंदर भी चेंजेस करने को बोले गए हैं, मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री आपको दिखाई देगी, कुछ आपकी और भी फर्दर एबीसीडी मिनिस्ट्रीज हैं। ड्रग्स और कॉस्मेटिक जो रूल्स हैं उनमें चेंजेस करने को बोले गए हैं। तो मल्टीपल चीजें हैं, ऐसा ऐसे नहीं लिखा है स्पेसिफिक कि कौन कौन से प्रोविजन है। जो डॉक्यूमेंट भी है उनका वो तभी आएंगे जब ये एक्ट फिर से बिल अगले सेशन में यानी कि विंटर सेशन में आएगा, तो उस टाइम पे डिफाइन करेंगे। उसके बाद एम क्या है, तो माइनर ऑफेंसेस को डिक्रिमिनलाइज करना और रैशनल तरीके से पेनल्टी प्रोवाइड करना। लॉजिक होना चाहिए कि इतनी पनिशमेंट क्यों दी गई यहाँ पे। और जो क्रिमिनल पेनल्टीज हैं जैसे इम्प्रीजनमेंट है, कई बार क्राइम आपने ऐसा किया था जिसके लिए 1 साल भी इम्प्रीजनमेंट होती तो वो इंप्रूव हो सकता था, आपने वहां पे 5 साल का प्रोविजन ऐड कर दिया तो उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा। फाइन आपने बहुत ज्यादा डाल दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्शन है उनके ऊपर फोकस करा जाएगा। एंड अगेन जो 3.0 के अंडर मोदी गवर्नमेंट ने बोला था कि ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस हम बनाएंगे, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस पे फोकस किया था, तो उसी को एंश्योर करना है। देन आते हैं फर्स्ट जो जन विश्वास एक्ट आया था, मतलब 1.0, अभी तो 2.0 है ना, जो बिल्ली है अभी एक्ट नहीं बनी है, पर 23 में भी आया था। अब वहां पे देखो लिखा है एक्ट, मतलब वो पास हो गया था, उसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट भी कर दिया गया था। अब इसके अंदर क्या था, 42 सेंट्रल एक्ट्स के अंदर अराउंड 183 प्रोविजंस में चेंजेस करे गए थे। सेम फोकस था डीक्रिमिनलाइजेशन के ऊपर, एंड 19 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स उसमें इन्वॉल्व थे। और ऐसे लॉज जो ओवर प्यूनिटिव थे, जिसमें पनिशमेंट बेढंगी दे रखी थी, उसको रिड्यूस करा गया था। तो एक तो कॉलोनियल वाला पॉइंट आप याद रखेंगे कि वो वाली जो सोल है वो भी आज हमारे लॉज के अंदर दिखाई देती है, तो उसको भी साइडलाइन करना है। अपने सिटीजन्स के हिसाब से यहाँ पे पनिशमेंट ऐड करी जाएंगी। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव क्या क्या है और फर्दर, तो एक तो आगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आई थिंक ये वाला पॉइंट आपको क्लियर है, रेगुलेटरी ओवर रीच ना होनी चाहिए उसको। और साथ में जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं आगे ना, सेकेंडरी सेक्टर, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, देन जो स्टार्टअप है उनको लीगल रिस्क ना रहे, उसको रिड्यूस करा जाएगा। अब कई बार तो डॉक्यूमेंटेशन का काम इसी पर्पज से डाल दिए होते हैं क्योंकि उनको पता होता है पैसे मिल जाएंगे बैकएंड से, तो करप्शन के चांसेस भी इंक्रीज करते हैं। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे भी फोकस करा है, और साथ में ईज ऑफ लिविंग। तो जो सिटीजन्स हैं, जैसे कुछ सेक्टर हैं, हेल्थ, एनवायरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, इससे रिलेटेड भी जो लॉज एंड रेगुलेशन है उनमें भी डिक्रिमिनलाइजेशन करी जाएगी ताकि ईज ऑफ लिविंग को भी इंश्योर करा जा सके। इसके बाद ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, लीगल मॉडर्नाइजेशन, मतलब जो कॉलोनियल एरा के लॉज हुआ करते थे वो आउटडेट हो चुके हैं, तो उससे हमें चेंज करना है। तो मेन फोकस इन चीजों पे है। ये सारी की मिनिस्ट्रीज आ जाएंगी।
और जो 2025 का बिल है ये इसी ट्रैजेक्टरी पे वर्क करेगा, जो आपकी फर्दर टेक्नोलॉजी है उसको भी इंट्रोड्यूस करेंगे, और ये सारी जो मिनिस्ट्रीज हैं इनके अंडर वो 16 लॉज आपको मिल जाएंगे जिनके 355 एक्ट्स बोले हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ओवर क्रिमिनलाइजेशन इन इंडियन, ये देख लो अब एक विधि सेंटर है फॉर लीगल पॉलिसी, ये थिंक टैंक है एक तरह से, जैसे आप नीति आयोग को भी क्या पढ़ते हो कि ये थिंक टैंक है हमारी गवर्नमेंट के लिए, वैसे ही लॉ के अंदर आपको एक विधि सेंटर मिलेगा जिसमें क्या बोला गया है कि इंडिया के अंदर लगभग 882 सेंट्रल लॉज हैं, जिनमें से 370 तो ऐसे हैं जिनके अंदर क्रिमिनल प्रोसीजर्स ऐड कर रखे हैं, और ये जो लॉ है इसमें अराउंड कितने ऑफेंसेस हैं तो 7305, ये सारी क्रिमिनल ऑफेंसेस है। और इसमें ज्यादा फोकस किन किन चीजों पे करा गया है, 75% जो इन लॉज में से आपको मिलेंगे सिर्फ इन्हीं पे फोकस करा है, जैसे टैक्सेशन पे मेन फोकस करा है, किसी ने टैक्स नहीं भरा उसको क्या पनिशमेंट दी जाएगी, छोटे से लेके बड़े ही पनिशमेंट तक सारे प्रोविजंस ऐड कर रखे हैं। बिजनेस रिलेटेड रेगुलेशन है, मतलब किसी ने अगर स्टार्टअप शुरू करना था, डॉक्यूमेंटेशन का काम पूरा नहीं किया, बीच में कोई इन्फेक्शन कर दी तो उसके लिए पनिशमेंट दे दी जाएगी। देन ट्रांसपोर्टेशन पे फोकस करा है, एनिमल कंट्रोल पे फोकस करा है। मतलब ये जो विधि सेंटर है इन्होंने क्या हाईलाइट करवाया कि जो बड़े बड़े हीनियस क्राइम्स हैं वो तो दूर दूर तक नहीं है, अब 75% उन चीजों से मिल रहा है जहां भी कहीं ना कहीं इकोनॉमी प्ले कर रही है इंपॉर्टेंट रोल, जैसे टैक्सेशन है, बिजनेस रेगुलेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एनिमल कंट्रोल भी आएगा आगे, अभी बता रही हूँ। तो ये सारी चीजें जो हैं, जैसे मर्डर है, थेफ्ट है, इनके ऊपर तो ज्यादा हाईलाइट है ही नहीं, वो 25% की कैटेगरी में आ रहा है, जबकि हाईलाइट वो चीजें ज्यादा होनी चाहिए रादर देन ये जो टैक्सेशन है, बिजनेस रेगुलेशन है। उसके बाद ये देख लो एग्जाम्पल, आपको अरेस्ट हो सकते हो आप अगर आपने स्ट्रीट में किसी गाय की मिल्किंग कर ली, वहां से दूध निकाल लिया, तो उसके लिए भी पनिशमेंट के प्रोविजन एडेड है। आपने अपने पेट डॉग को एक्सरसाइज नहीं करवाया, किसी ने जाके आपकी कंप्लेंट कर दी, तो उसकी भी इसके अंदर पनिशमेंट है। कईयों को पता भी नहीं था ये कि ऐसा भी हो सकता है। अगर आप ओपनली किसी पब्लिक एरिया में, पार्क में लोग घूम रहे थे, वहां पे अपने डॉग को लेके आए, जो कि आमतौर पर आप पार्क्स में देखते हो, उसके लिए भी पनिशमेंट है। तो मतलब ये सारी चीजें जो है इनके ऊपर ज्यादा फोकस करा गया है 75% ऑफ द लॉज में। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसका तो आप देख ही नहीं रहे हो, बिजनेस वर्ड आपने देख लिया, ट्रांसपोर्टेशन आपने देख लिया, बाकी तो कुछ आया नहीं, मेन चीजों मतलब जो देखने की चीज है उस पर फोकस नहीं किया। नेक्स्ट इज डिस्प्रोपोर्शनेट, वही माइनर के लिए थोड़ी पनिशमेंट, मेजर के लिए ज्यादा पनिशमेंट होनी चाहिए, तो प्रोपोर्शनैलिटी को इंश्योर करा जाए। देन मिसयूज और हैरेसमेंट, ये भी रिड्यूस करनी पड़ेगी। यहाँ पे कई बार स्टेट पावर्स का आप देखोगे आर्बिट्रेरी तरीके से यूज करते हैं, मिसयूज ही बोलेंगे उसके लिए। और जो सिटीजन है, एंटरप्रेन्योर है, इनको भी कई बार हैरेसमेंट फेस करनी पड़ती है। बाकी करप्शन कैसे दिखेगी यहाँ पे लग गया ना पता आपको, जब डॉक्यूमेंटेशन के पर्पज से गया था इंसान, उसको पता था अगर घूस नहीं खिलाई ये काम नहीं करेगा, तो यहाँ पे करप्शन भी इंक्रीज कर रही थी, तो इन चीजों को रिड्यूस करना है। और एंटरप्रेन्योर वाला आ गया, ये देख लो, ये सारे ओवर कंप्लायंस, जितनी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है उतनी आपने लिख के दे दी। लीगल बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, सिग्नेचर नहीं मिलते, स्टैंप नहीं मिलते। लिटिगेशन, बहुत सारे लोग लिटिगेशन ऐड करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, आपने एक वर्ड सुना होगा। इसमें क्या करा जाता है, एक इंसान आएगा, वो बोलेगा मैं ही डाल देता हूँ सबके हित में, फिर लोग आ जाते हैं उसके सपोर्ट में, खुद ही ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कोर्ट्स को और गवर्नमेंट को कोई ना कोई एक्शन इसके ऊपर लेना चाहिए। देन आते हैं लीड फॉर लीगल मॉडर्नाइजेशन, आई थिंक मैंने इसको आपको एक्सप्लेन कर दिया। बाकी ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस को इंश्योर करने की ट्राई करी है, बिना किसी डर के सारे लोग काम कर सकें उस चीज को इंश्योर करने की ट्राई करी है। जो कॉलोनियल एक सोल दिखती है हमारे लॉज के अंदर, उसको रिड्यूस करने की ट्राई करी गई है। चलिए जी, ये क्वेश्चन था, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो। आई थिंक ऑनलाइन आपको क्लियर हुआ ये जन विश्वास 2.0 क्या चीजें थी इसमें,